अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? किसे कहते हैं रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइट तो जगह जगह बेंड होती है, मीडियम चेंज हो तो बेंडिंग। तो अगर ये एयर है और ये वाटर है, ये एयर है और ये वाटर है, तो ये लाइट गई, ये ऐसे गई, तो नॉर्मल के लॉन्ग गिराएंगे ना तो लाइट सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ बेंडिंग हुई लाइट की क्या? नहीं हुई। तो ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है? यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ नहीं हुआ? हुआ है। मीडियम चेंज हो गया, मीडियम के चेंज होने का मतलब ही रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो बेंडिंग तो नहीं हुई। फिर क्या करें? अब क्या करें? अब क्या है फिर रिफ्रैक्शन? यहाँ पे क्या होगा रिफ्रैक्शन है? क्या चीज़ हुई? हम यहाँ पे क्या चीज़ होती है? श्योरली वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, यहाँ पे इस रे की वेलोसिटी अलग है, इस रे की वेलोसिटी अलग है। वेवलेंथ चेंज कर गई एंड वेलोसिटी चेंज कर गई, दो पैरामीटर चेंज हुए हैं यहाँ। ठीक है, तो व्हेन रे ऑफ लाइट गोज, क्या कहेंगे हम रिफ्रैक्शन को? व्हेन रे ऑफ लाइट गोज कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये ज़रूरी नहीं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो बेंड ही हो, याद रहे। ये वाला वो केस है जिसमें लाइट की बेंडिंग नहीं होती है। रिफ्रैक्शन में ये कोई ज़रूरी नहीं कि लाइट की बेंडिंग ही हो। ठीक है, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, क्या होता है? कॉमा, इट्स स्पीड चेंजेस, इट्स स्पीड चेंजेस ड्यू टू विच रे ऑफ लाइट, क्या होता है उसकी वजह से? लाइट may or may not bends from its path, this phenomenon is known as refraction of light. ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब देखो, सुनो बच्चों ध्यान से, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है रिफ्रैक्शन में? इन रिफ्रैक्शन प्रोसेस क्या चेंज नहीं होता है बेटा? हैं? इन रिफ्रैक्शन प्रोसेस frequency and phase of light never change। रिफ्रैक्शन प्रोसेस में लाइट की ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ना ही फेज चेंज होता है। ठीक है, फेज में कोई चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो कहीं चेंज ही नहीं होती, याद रखना। सिर्फ एक जगह चेंज होती है फ्रीक्वेंसी, कहाँ? डॉपलर इफेक्ट में। कहाँ? डॉपलर इफेक्ट में। फ्रीक्वेंसी किसी भी ऑप्टिकल फिनोमिनन में चेंज नहीं होती, ना रिफ्लेक्शन में चेंज होती है ना रिफ्रैक्शन में चेंज होती है। मीडियम चेंज करे या रिफ्लेक्शन हो या कोई भी फिनोमिनन हो रहा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, फेज चेंज होता है बस, एक इकलौती चीज़ है जो फेज चेंज होता है। कहाँ चेंज होता है फेज? ओनली इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। कहाँ? और रिफ्लेक्शन में भी कब? रिफ्लेक्शन में भी कब होता है चेंज? जब रे या वेव रेरर से चल के डेंसर से रिफ्लेक्ट होगी। 11th क्लास में वेव मोशन में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है ये, जब बहुत पुराने ज़माने में 11 करा था। जब वेव कहाँ से? रेरर से चल के डेंसर से रिफ्लेक्ट होगी तो फेज चेंज मिलता है 180 डिग्री का। और अगर डेंसर से चल के रिफ्लेक्ट होगी रेरर से तो कोई फेज चेंज नहीं मिलता।
तो रिफ्लेक्शन में आता है फेज में चेंज। बस इतनी सी बात याद रखेंगे, इसको हम कहीं कहीं अप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फेज चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है हमेशा? वेवलेंथ ऑलवेज चेंज होती है, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑलवेज चेंज, ठीक है। वेवलेंथ भी चेंज करती है और स्पीड भी चेंज करती है, ठीक है बच्चों। ना अगर मान लो सपोज हमारे पास ये कोई बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ये मीडियम 1, या इससे पहले हम एक चीज पढ़ लें आपको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जो है RI से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। RI माने RI कह देंगे खाली, बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने के बजाय। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से या n से रिप्रेजेंट करते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। आइदर यू में यूज म्यू या n, हम म्यू यूज कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में आलमगीर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। किसी भी मीडियम का एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उस मीडियम का क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहां लिखते हैं मीडियम और यहां लिखते हैं ऐसे ए स्टैंड फॉर एयर, ठीक है। या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, शायद ऊपर लिख देते हैं टॉप पे, ऐसे भी तो करते हैं और ऐसे भी करते हैं। ऐसे भी देखेंगे आप, म्यू एम ए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या होता है ये? कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन ले लें, तो हम ये वाला रिप्रेजेंटेशन लेंगे, हम ये वाला यूज करते हैं, ए म्यू एम, ये लेंगे हैं। तो ए म्यू एम इज इक्वल टू क्या? सी अपॉन वी। क्या होता है? सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक। सबसे ज्यादा कहां होती है लाइट की स्पीड? वैक्यूम में होती है। तो C इज ग्रेटर देन V। ऐसा भी हो सकता है कि C V से छोटा हो जाए, कभी नहीं हो सकता। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बोलो जल्दी से? ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता है। किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ग्रेटर वैल्यू है, याद रहे, ठीक है। जैसे अगर आपके सामने ए म्यू जी या ए म्यू जी से पहले आता है कौन? ए म्यू डब्ल्यू इज वाटर। कितना होता है वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 4/3 या 1.33, ठीक है। ए म्यू जी इज ग्लास। कितना होता है ग्लास का? 3/2 या 1.5। जनरली ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा यूज होते हैं। सबसे ज्यादा किसका होता है? डायमंड का 2.42 होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सबसे ज्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस बात को बताता है? हाई ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है कि ये मीडियम इस वेव के लिए ज्यादा डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक है। और जब ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा तो क्या होगा? लाइट की स्पीड वहां पर कम होगी, लाइट की वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। ज्यादा डेंसर मीडियम का मतलब यह है, ठीक है। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो स्पीड, कोई भी वेव, किसी भी वेव के लिए डेंसर मीडियम कौन है? जहां वो कम स्पीड से चलती है, ठीक है, वो उसके लिए डेंसर मीडियम है, ठीक है। कौन से? जैसे साउंड है, साउंड के लिए कौन है डेंसर मीडियम? एयर या वाटर? एयर है या वाटर है? एयर डेंसर मीडियम है। साउंड के लिए एयर डेंसर मीडियम है। क्यों है एयर डेंसर मीडियम? क्योंकि साउंड की वाटर में स्पीड ज्यादा होती है, एयर में स्पीड कम होती है,
ठीक है। तो जब भी डेंसर मीडियम आए आपके सामने तो आपके जहन में एक ही बात आए कि यहाँ पे स्पीड वेव की कम होनी है, वेवलेंथ भी कम होनी है, फ्रीक्वेंसी भी, हाँ कुछ नहीं होना है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होना है। ठीक है बच्चों। तो अगर मैं ये कहूँ आपसे, अगर मैं ये कहूँ म्यू डब्ल्यू जी, क्या मतलब है इस बात का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्या ये एब्सोल्यूट वैल्यू है? नहीं। क्या होगा ये? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये? वाटर का है। किसके रिस्पेक्ट में है? ग्लास के। तो जिसका है ये वो कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक है। वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास अपॉन ग्लास, ऐसे ना लिखेंगे। ठीक है। और अगर मैं कहूँ म्यू डब्ल्यू जी, क्या मतलब है इस बात का? बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 1 मिलता है। तो जानते हैं ना जी म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। ठीक है। ये सब चीज़ें अगर मैं ये कहूँ कि ये है आपका, ये है आपका म्यू 3/2, क्या मतलब है इस बात का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। और अगर मैं ये कहूँ, क्या मतलब है इस बात का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 म्यू 1, तो क्या मतलब है इस बात का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो क्या होगा ये सब मिला जुला के? क्या होगा ये? हैं? अलग अलग पोजीशन वाली कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो पोजीशन बची यही आंसर है। क्या होगा ये? 2 म्यू 1। देख सकते हो ना कैसे होगा? देखो इसको क्या लिख सकते हो? म्यू 3 अपॉन म्यू 2 लिख सकते हो ना। और इसको क्या लिखोगे? म्यू 4 अपॉन म्यू 3। और इसको क्या लिखोगे? म्यू 1 अपॉन म्यू 4। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा? और म्यू 1 अपॉन म्यू 2 को क्या लिखोगे? यही तो लिखोगे। तो डिफरेंट पोजीशन वाले जो होंगे ना सेम मीडियम, उन्हें कैंसिल होंगे। अगर ये 3 सेम पोजीशन पे होते तो नहीं होते ना कैंसिल। अलग अलग पोजीशन पे देखो ये मीडियम, ये म्यू के बाद है और ये म्यू के पहले है। पहले और बाद वाले कैंसिल हो जाएंगे कहीं भी हो। तो ये म्यू के बाद है, ये म्यू के पहले है, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है। अब जो जहाँ बचा वो वहीं पे सजा दो उठा के, कितने ही हो, 10 मीडियम क्यों ना हो। ठीक। अगर मान लिया बच्चों हमने, हमारे पास ये कोई बाउंड्री है जो 2 मीडियम को सेपरेट कर रही है। तो ये है मीडियम 1, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है। यहाँ पे मैंने रे को इंसिडेंट कराया, तो ये क्या कहलाएगी आपकी? इसे क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। यहाँ पे 90 डिग्री पे लाइन खींचेंगे तो ये क्या कहलाएगी? नॉर्मल कहलाएगी ना। ठीक है। ये नॉर्मल, ये क्या हो गया हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है। रे आएगी, आने के बाद या तो बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लो अगर ये बेंड कर गई ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अगर मीडियम चेंज ना होता तो क्या होता? ये सीधी जाती ना, इस पाथ पे जाती, तो कहाँ बेंड कर गई है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। ठीक है। ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो इसका मतलब ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। लाइट अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड करेगी कहाँ? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और डेंसर से रेयर जाएगी तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है। देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हर जगह काम करता है। लाइट ऐसे आके ऐसे गई है और लाइट को अगर ये इंसिडेंट करा दूं तो इस पाथ पे जाएगी। लाइट के पाथ को रिवर्स कर दें तो लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर जाती है। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये क्या है?
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये इंसिडेंट एंगल हो गया तो ये रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा, ठीक है। तब पहले रे कहाँ गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, ठीक है। अगर इस मीडियम में मान लो इस मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है, ठीक है, वेवलेंथ λ1 है, फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, वेवलेंथ स्पीड v1 है, वेवलेंथ λ1 है, फ्रीक्वेंसी f1 है। इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, स्पीड ऑफ लाइट v2 है, वेवलेंथ λ2 है और फ्रीक्वेंसी f2 है। अगर ऐसा है तो कौन है μ2 का क्या हालचाल है, μ2 बड़ा है या छोटा है? μ2 बड़ा है μ1 से। क्यों बड़ा है? क्योंकि डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। और v2 क्या होगा? v2 छोटा होगा v1 से। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी और λ2 क्या होगा? वो भी छोटा होगा λ2 से। और f2 क्या होगा? वो भी सेम होंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्या होती है फ्रीक्वेंसी? है फ्रीक्वेंसी होती है c/λ। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये फ्रीक्वेंसी जो है वैक्यूम में यही बनी रहेगी, लाइट किसी भी एनी नंबर ऑफ मीडियम से पास हो जाए। क्या होगा? अगर स्पीड आधी हो गई किसी मीडियम में जाने पर तो वेवलेंथ भी आधी हो जाएगी। ये 2 क्या चीज है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। देखो स्पीड इज इक्वल टू c/μ होती है ना, यहां से निकालोगे v इज इक्वल टू क्या? c/μ। म्यू टाइम्स घटती है स्पीड, म्यू उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी इसकी जगह पे अगर मैं रख दूं म्यू तो सारे मीडियम की बात हो गई। यानी म्यू टाइम्स स्पीड रिड्यूस हो जाती है जब वेव किसी मीडियम में जाती है, किसी भी मीडियम में जाए। जितना टाइम्स स्पीड डिक्रीज होती है उतना ही टाइम्स वेवलेंथ डिक्रीज होती है, सच दैट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या बनी रहती है? कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया? नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में अगर हम देखें यहाँ तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है हमारा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ जो है क्या कौन सा लॉ है हमारा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारा फर्स्ट लॉ जिसका क्या नाम है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ है ना फर्स्ट लॉ। क्या कहता है? पहले मीडियम में साइन आई ऑफ फर्स्ट मीडियम रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? कांस्टेंट। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है बेटे? क्या होती है? हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? हैं? ऑफ सेकेंड मीडियम। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम कौन होता है? जहां रे रिफ्रैक्शन के बाद जा रही होती है। ये फर्स्ट मीडियम है, रे यहां से यहां जा रही है तो फर्स्ट मीडियम कौन है? ये है। इंसिडेंट मीडियम फर्स्ट मीडियम होगा और रिफ्रैक्टिंग मीडियम सेकेंड मीडियम होगा। कौन होगा सेकेंड मीडियम? रिफ्रैक्टिंग मीडियम। और फर्स्ट मीडियम कौन होगा? इंसिडेंट मीडियम। तो साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है। कौन होता है कांस्टेंट? ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो वाला मीडियम जहां रे रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है विद रिस्पेक्ट टू वाला मीडियम जहां से रे आ रही है। तो सेकंड मीडियम मीन्स जा रही है ऊपर μ2 और आ रही है नीचे। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू जा रही है अपॉन आ रही है। ठीक है, क्लियर। और μ2 को क्या लिख सकते हो जरा बताओ तो सही। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या आ गया? जा रही है सेकंड में तो जा रही है, आ रही है फर्स्ट से अपॉन आ रही है, μ2 अपॉन μ1। ठीक है, μ2 को क्या लिख सकते हो?
हैं सी अपॉन V2, और म्यू1 को क्या लिख सकते हो, C अपॉन V1। रेशियो पलट के C कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2, और V1 अपॉन V2 को क्या लिख सकते हो, लैम्डा 1 F। इसको क्या लिख सकते हो, लैम्डा 2 F। V इज इक्वल टू लैम्डा F होता है, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है। FF क्यों ले लिया सेम, बिकॉज रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो तो सही, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, ऐसे आप स्नेल लॉ लगा सकते हैं। V1 V2 गिवन हो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 गिवन हो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 गिवन हो, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, दोनों मीडियम्स के। क्लियर ना। पहली बात देखो, इसमें मैं इन दोनों को अगर इक्वेट कराऊं, किन दोनों को, इन दोनों को, देखो इन दोनों को, तो क्या आएगा, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू क्या है, V1 अपॉन V2 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, μ1 V1 इज इक्वल टू μ2 V2। ठीक है, यानी दोनों मीडियम के म्यू और वी का प्रोडक्ट क्या है, सेम। कोई तीसरा मीडियम हो कहीं और तो वो भी है सेम। क्या होता है ये तो दोनों का प्रोडक्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी इज इक्वल टू डैश 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 इज इक्वल टू म्यू एन वी एन। सारे नंबर एनी मीडियम, यानी म्यू वी इज इक्वल टू क्या बना रहता है, कांस्टेंट। यू कैन से म्यू और वी का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसको इक्वेशन 1 कहा मैंने। ठीक है, इसको मैंने कहा इक्वेशन 1, नोट करो। ठीक है बच्चों, अब जरा देखो सही, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कराऊं, ये दोनों दिख रहे हैं आपको, ये और ये क्या है, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। क्या है ये, μ1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू μ2 लैम्डा 2। तो यहां से क्या मिला, म्यू लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है ये कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट नहीं, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि फिक्स होगी। म्यू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो इसको भी इस यहां से भी क्या बनेगा हमारा, μ1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू μ2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू डैश 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 इज इक्वल टू क्या, μn लैम्डा n। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, नीचे एक नोट लिखो, ये 1 और 2 दो इक्वेशन डालने के बाद क्या लिखा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर ऑलवेज एप्लीकेबल, आर ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है, 1 एंड 2 इन एनी कंडीशन ऑलवेज एप्लीकेबल है, सारे मीडियम्स के लिए ऑलवेज एप्लीकेबल है कि म्यू लैम्डा का प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, सेम होता है फॉर ऑल मीडियम्स। तो इक्वेशन 1 एंड 2 आर ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है, अब तीसरी बात देखो, देखो बच्चों, थर्ड इसी में ही स्नेल लॉ की ही बात कर रहे हैं अभी हम। अगर मैं इसको इक्वेट कराऊं, इसको देखो, इसको इन दोनों को, कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है, स्नेल लॉ में क्या है बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 है। ठीक है, आई कौन सा मीडियम है, इंसिडेंट मीडियम। इसको मैंने क्या कहा, फर्स्ट। तो फर्स्ट मीडियम को मैंने रिप्लेस कर दूं θ1 से, आर सेकंड मीडियम के एंगल को मैं रिप्लेस कर दूं θ2 से। सपोज इंसिडेंट एंगल को मैंने θ1 कह दिया और रिफ्रैक्टिंग एंगल को मैंने क्या कह दिया, θ2 कह दिया। तो मैं क्या कह सकता हूं इसको, साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, अरे आई आर θ θ1 तो डमी वेरिएबल है। ठीक है, कुछ भी लिए जा सकते हैं, मैंने θ1 θ2 ले लिए। अब हमारे पास ये क्या आ गया, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। देखा आपको, तो देखो इस स्नेल लॉ को आप इस फॉर्मेट में भी याद कर सकते हो। अगर ये रेशियो में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, μ1 अपॉन μ2 कर देते हैं कभी कभी,
तो याद रखो म्यू क्या है, θ1 किस एंगल में इंडेक्स है, θ1 किस मीडियम में एंगल है, उसी मीडियम में जिस मीडियम का ये इंडेक्स है। μ1 sin θ1, ये θ2 किस मीडियम में एंगल है रे का, उसी मीडियम में जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2 लगा देना हमेशा स्नेल लॉ में, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। तो यहाँ से क्या पता लगा, वैसे ही पता लगा ना, यहाँ से क्या पता लगा, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, यहाँ भी कांस्टेंट है, ठीक। तो क्या है वो, इसका मतलब अगर बहुत सारे मीडियम हो गए, बहुत सारे मीडियम से रे पास कर रही है, तो क्या होगा, μ1 sin θ1 प्लस μ2 sin θ2 प्लस μ3 sin θ प्लस डैश 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 इज इक्वल टू क्या, μn sin θn। ये आपकी बनी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट है कि इक्वेशन 3 इज एप्लीकेबल, इक्वेशन 3 इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, ये एवरीवेयर एप्लीकेबल नहीं है, वो ऑलवेज एप्लीकेबल, एवरीवेयर एप्लीकेबल, एवरीवेयर, एवरीवेयर एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल का मतलब एवरीवेयर एप्लीकेबल, ये एवरीवेयर एप्लीकेबल नहीं है, ये केस, ये कब एप्लीकेबल है, इक्वेशन 3 इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन boundaries separating the media, मीडिया मतलब जी न्यूज है, मीडियम का प्लूरल, ठीक है। बाउंड्री सेपरेटिंग द मीडिया आर सिंपल, सिंपल प्लेन या खाली प्लेन लिख लो, आर प्लेन एंड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। जो बाउंड्रीज मीडियम को सेपरेट कर रही हैं वो प्लेन हो और क्या हो, पैरेलल हो। बाउंड्रीज सेपरेटिंग द मीडियम आर प्लेन एंड पैरेलल टू ईच अदर, तभी ये इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज इस इक्वेशन की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी अगर बाउंड्री सेपरेटिंग द मीडियम आर पैरेलल ना हो या प्लेन ना हो, ठीक है। प्लेन है बट पैरेलल नहीं है तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, ठीक है। या कोई कर्व बाउंड्री है जो मीडियम को सेपरेट कर रही है तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। तो ये इक्वेशन वैलिड तभी होगी जब बाउंड्री सेपरेटिंग द मीडिया आर प्लेन एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है बच्चों, बता दूं। हाँ जी, तो जैसे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखो ये नंबर ऑफ मीडियम्स हैं, ये फर्स्ट मीडियम है, ये एयर है मान लिया, ये भी एयर है, ठीक है। ये पहला मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ले लो, कुछ क्या ले लूँ, 2 ले लो मान लो। ये दूसरा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 ले लो। ये तीसरा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.2 ले लो। ये चौथा मीडियम है, इसका 1.5 ले लो। इसका ये पाँचवा मीडियम है, इसका 1.3 ले लो। ऐसे नंबर ऑफ मीडियम है, ठीक है। इन नंबर, इनकी जो बाउंड्रीज हैं जो एक दूसरे को सेपरेट कर रही हैं, कैसी हैं, प्लेन और पैरेलल हैं। तो इक्वेशन 3 एप्लीकेबल है यहाँ, ठीक, ठीक है। और अगर ये प्लेन और पैरेलल ना हो तो 1 और 2 एप्लीकेबल होंगी ओनली। तो इक्वेशन 3 जो लिखा है मैंने अभी, इक्वेशन 3 μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2 इज इक्वल टू μ3 sin θ3 इज इक्वल टू डैश 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 डैश, वो एप्लीकेबल है इक्वेशन, ठीक है। अगर उसने ये कहा कि यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट गिरी और ये एंगल है 30 डिग्री का, कुछ रे यहाँ रिफ्लेक्ट बैक हो गई और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद फिर रे यहाँ एयर में चली गई, ये एंगल है थीटा ए, ऐसे भी होता है ना,
कुछ एनर्जी आगे ट्रांसमिट होती है, कुछ एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है आगे, फिर ये हो गई, कैसे करूँ यार, फिर ये ऐसे बेंड हो गई, फिर यूं बेंड हो गई, फिर यूं बेंड हो गई, अरे फिर यूं चली गई, मान लो ऐसे कुछ है, ऐसी कहानी है। कह रहा है कि ये वाला जो मीडियम है, ये वाला कौन सा मीडियम है, ये मीडियम 4, इस मीडियम में थीटा 4 बताओ, फाइंड थीटा ए एंड थीटा 4। तो अब हमें थीटा ए थीटा 4 निकालने के लिए हमें ये एंगल निकाल के इन दोनों पे स्नेल लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। इस मीडियम का म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू इस मीडियम का म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू इस मीडियम का म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू इस मीडियम का म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू इस मीडियम का म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू इस मीडियम का म्यू साइन थीटा। ठीक है, तो इसको और इसको करें अगर हम, तो म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू क्या, म्यू ए साइन थीटा ए। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वैक्यूम का कितना है 1, और एयर का कितना है स्लाइटली ग्रेटर देन 1, कितना है, हाँ कितना ले लेते हैं 1 ही ले लेते हैं, एयर का भी कितना लेते हैं 1 ही लेते हैं। ठीक है, तो म्यू 1 बराबर न्यूमेरिकल्स में हम एयर का भी 1 लेंगे, तो म्यू 1 कितना हो गया 2 साइन 30 डिग्री, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन थीटा ए। लो ये तो कितना आ गया, ये तो कमाल आ गया, कितना आ गया, साइन थीटा ए इज इक्वल टू 1 और थीटा ए इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, यानी कैसा इमरजेंस ले गई, राइट, कैसे इमर्ज आउट करेगी, ग्रेजिंग, ऐसे ना जाके ऐसे जाएगी, इस लाइन के लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग रिफ्लेक्ट होगी, ये होगा रिफ्लेक्ट 90 डिग्री का एंगल का मतलब ग्रेज करती भी जाएगी। ठीक है, 90 डिग्री आया रिफ्लेक्शन। अब क्या लगाओगे, देखो इसके लिए लगा दो और किसके लिए लगा दो, इसके लिए लगा दो डायरेक्टली, क्या बोलो, म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 4 क्या साइन थीटा 4। म्यू 1 कितना है 2 और साइन थीटा 1 इज 30 डिग्री और म्यू 4 कितना है 1.5 इंटू साइन थीटा 4। तो देखो ये कैंसिल हो गया ना, क्योंकि साइन 30 हाफ होता है, तो साइन थीटा 4 कितना आया 1/1.5। ठीक है, थीटा 4 कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/1.5। सब अर्तगुल वाले हो गए। हमें देखना है सबसे पहले ग्लास स्लैब का क्या काम है। ग्लास स्लैब क्या करती है बच्चों, मिरर हो या लेंस हो या रिफ्रैक्टरी सरफेस हो, सिंगल रिफ्रैक्टरी सरफेस हो, इन सब का काम रे को अपने रास्ते से डेविएट करना है। रे ऑफ लाइट को ये डेविएट करती हैं। डेविएशन समझते हो किसे कहते हैं, ठीक है, लाइट को किसी एंगल पे बेंड कर देती हैं ये रेज ऑफ लाइट को। बट ग्लास स्लैब जो है डेविएट ना करके क्या करती है, रेज को शिफ्ट करती है ओनली। ग्लास स्लैब क्या करती है, शिफ्ट करती है। ग्लास स्लैब से डेविएशन प्रोड्यूस जो है वो क्या होता है, 0। ग्लास स्लैब रे को डेविएट नहीं करती, शिफ्ट करती है। पैरेलल बीम को पैरेलल बीम ही पास करा देगी। लेकिन अगर आप मिरर के ऊपर पैरेलल बीम गिराओगे या लेंस के ऊपर पैरेलल बीम गिराओगे या प्रिज्म के ऊपर पैरेलल बीम गिराओगे तो बीम जो है इन इंस्ट्रूमेंट से पास होने के बाद पैरेलल नहीं रह पाएगी। ठीक है, ये सारी रेज जो हैं बेंड कर जाएंगी एंगल्स पर, किसी एंगल पे बेंडिंग हो जाएगी, फिर रे पैरेलल नहीं बचेंगी। बट ग्लास स्लैब क्या करेगी, पैरेलल बीम को पैरेलल पास करा देगी शिफ्ट करके। तो अगर ये पैरेलल रे ऑफ लाइट पास कर रही है, मुझे इसको शिफ्ट करना है, मैं इसके पाथ को ओनली शिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पैरेलल बीम का पाथ शिफ्ट होकर मुझे यहाँ मिल जाए या नीचे शिफ्ट हो जाए। तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, पैरेलल बीम पैरेलल ही बनी रहे, ये पैरेलल बीम पैरेलल ही बने रहे, बट यहाँ पे मुझे कहाँ मिले, नीचे को शिफ्ट होके मिले। तो मुझे क्या लगाना होगा, ग्लास स्लैब लगानी होगी। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, इस शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब या लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब।
इस चैप्टर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट होता चला जाता है, ठीक है, याद रहे। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जाएंगी। तो लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस बाय ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब अगर हम यहाँ दिखा दें, अगर मैंने ये रे ऑफ लाइट को गिराया, ये रे ऑफ लाइट गिराई, तो यहाँ पे इसे कौन सी रे कहते हैं, इसे कौन सी रे कहते हैं? अरे इसे साइलेंट कर भाई, इसे अपने अर्तगुल को। सर स्विच ऑफ है सर मोबाइल। तो स्विच ऑफ के बाद भी बोल रहा है, सर पता नहीं कैसा सर। तो ये कौन सी रे है हमारी, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। और ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई। रे आई आने के बाद ये बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। मान लो ये हमारा एयर है और ये हमारा मान लो ग्लास स्लैब है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास स्लैब का? एब्सोल्यूट, ठीक है। अगर ये सराउंडिंग एयर है तो ये एब्सोल्यूट इंडेक्स होगा, है। तो ये हमारा एयर हो गया, ये क्या कहलाएगा? हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक। अब यहाँ पे मैं 90 डिग्री पे नॉर्मल खींचूंगा, ठीक। तो रे आएगी, तो ये आर है, तो ये वाला एंगल भी क्या है? आर है, ठीक है। तो देखो आई पे गिरी, आर पे निकली, और ये दोनों मीडियम क्या है? ये दोनों बाउंड्रीज क्या हैं? पैरेलल हैं। बाउंड्रीज क्या हैं? पैरेलल हैं। तो हमारे पास अगर ये हमारी क्या है, ये कौन सी रे कहलाती है? इमर्जेंट रे कहलाती है। ये हमारी इमर्जेंट रे है और ये हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंट है, तो ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम क्या है? सेम। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं ना कि एंगल आई और एंगल ई आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। वही उसी बात से, किससे? इस मीडियम का म्यू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन ई। तो ये कट गया, तो साइन आई बराबर साइन ई, इसका मतलब क्या? एंगल आई बराबर एंगल ई। यहाँ पे एंगल आई और एंगल ई क्या होगा? इक्वल होंगे। एंगल आई एंगल ई इक्वल होने का मतलब इंसिडेंट रे जो होगी, जो इमर्जेंट रे होगी यहाँ, सो दोनों एंगल सेम होने का क्या मतलब है कि जो इमर्जेंट रे होगी वो पैरेलल जाएगी, किसके? पैरेलल होगी किसके? इंसिडेंट रे के, ठीक है। ये पैरेलल होगी, डॉट 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 करके इसको आगे बढ़ाओ, डॉट 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 करके आगे बढ़ाओ। पैरेलल दिखाना है, आपका पेन बनाएगा पैरेलल, ठीक है। पेन को आगे पीछे घुमा के पैरेलल बनाना, कहीं पता लगा डॉट 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 पैरेलल होगी, डॉट डॉट पैरेलल बन गई। पेन उसी हिसाब से चले, कहीं फिर दोबारा मिटा के लाओ, फिर देखो अच्छा पैरेलल आई नहीं आई। तो ये आपका जो है क्या आ गई? पैरेलल रे आ गई। तो क्या होता है? बस इतना होता है कि जो फाइनल इमर्जेंट रे है इस इंसिडेंट रे से कुछ दूरी शिफ्ट कर जाती है। जितना दूरी ये शिफ्ट करी, इस शिफ्ट को हम क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्ट कहते हैं या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डी जो है वो क्या है हमारा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट है या लेटरल शिफ्ट है। लेटरल शिफ्ट, डिस्टेंस थ्रू विच the final emergent ray is shifted from the incident ray, ठीक है। the distance through which final emergent ray is shifted, ठीक है। The distance through which final emergent ray is shifted, उसे क्या कहते हैं हम? लेटरल शिफ्ट कहते हैं। तो ये D निकालना है हमने, तो जरा D निकालने के लिए देखो ये D, तो ये क्या है? D/2 है। ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, अगर ये D है तो ये कितना है? ये भी D है, ठीक है। मान लिया कुछ, मान लो ये पॉइंट A है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु सी मान लो, ये बिंदु डी मान लो, हैं? अरे डी मान ले यार, हो गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से,
अब हमें क्या चाहिए, डी चाहिए ना, डी। तो डी निकालने के लिए ये एंगल क्या है मेरा, ये एंगल आई है, ये एंगल आई है ना, तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा एंगल क्या होगा, ये और ये आई, तो ये कितना होगा, आई माइनस आर होगा। कोई शक तो नहीं है ना इसमें। तो अब इस एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, देखो तुम्हें इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो बी ए डी, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल बी ए डी दिखा, यहां से 90 डिग्री है ना ट्रायंगल, देखा बच्चों पीछे दोनों, एजाज बी ए डी, देखो यहां से 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या निकालना मुझे, ये निकालना डी। डी क्या है इस ट्रायंगल में, साइन आई माइनस आर, अगर मुझे पता है तो ये डी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डी बी ए डी, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, डी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी आ गया। तो डी आ गया, देखो लेटरल शिफ्ट आ गया, कितना आ गया, ए बी साइन आई माइनस आर। यानी किस चीज की आवश्यकता है शिफ्ट पता करने के लिए, सिर्फ ए बी की, सिर्फ ए बी पता लग जाए। ये देखो ये क्या है, ये टी क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक, अब देखो अब इस वाला ट्रायंगल ढूंढो, ये वाला सी ए बी, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, बेस कितना है, इस आ रहे इस एंगल के लिए बेस है ना, बेस कितना है टी। तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, सी ए बी कॉस आर इज इक्वल टू बेस कितना टी, थिकनेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना ए बी। तो भाइयों और बहनों ए बी निकल आया, इस ए बी को उठा के यहां डाल दो। जब आप ए बी को डालोगे तो आपका ये जो है लेटरल शिफ्ट आ गया, कितना आ गया, टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, या क्या कह सकते हो, टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, ये आपका लेटरल शिफ्ट है। ठीक है, अब इस पर हम केस ऑफ स्मॉल एंगल लगा दें। देखो केस ऑफ स्मॉल एंगल का केस पता है आप लोगों को, कि अगर थीटा मेरा स्मॉल है, याद रहे हम यहाँ सारा का सारा स्मॉल एंगल के लिए पढ़ रहे हैं, पैरेक्सियल रेज के लिए पढ़ रहे हैं। हमारी दो प्रकार की रेज होती हैं, पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज, अगली क्लास में बताऊंगा। हम पूरा का पूरा ऑप्टिक्स पैरेक्सियल रेज के लिए पढ़ रहे हैं, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन हम लेते हैं यहाँ पूरे ऑप्टिक्स में। तो अगर थीटा हमारा स्मॉल है तो साइन थीटा को किससे दिखाते हैं, यहाँ थीटा से। टेन थीटा अगर मिल जाए कहीं तो क्या होगा, वो भी थीटा, और अगर कॉस थीटा मिल गया कहीं तो 1। ठीक है, स्मॉल एंगल के केस में साइन थीटा को थीटा से, टेन थीटा को थीटा से और कॉस थीटा को 1 से रिप्लेस करेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाओ, देखो तो स्मॉल एंगल केस में, स्मॉल एंगल केस का मतलब आई कॉमा आर, ये सब क्या हो गए हमारे, स्मॉल हो गए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये सब क्या हो गए, स्मॉल हो गए। तो स्मॉल एंगल का केस आ गया। तो यहाँ पे कॉस आर कितना हो जाएगा, 1, और आई साइन आई माइनस आर कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। तो डी कितना हो गया, टी इंटू आई माइनस आर, ये आ गई, स्मॉल एंगल का केस है। ठीक है, नाउ ये ए पे स्नेल लॉ लगा रहा हूं, देखो स्नेल लॉ, एट ए अप्लाई स्नेल्स लॉ। क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर को क्या लिखोगे, आई अपॉन आर। क्यों लिख दिया आई अपॉन आर, क्योंकि स्मॉल एंगल का केस ले रहा हूं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू जा रही है अपॉन आ रही है, जा रही है कहाँ, ग्लास में। तो ग्लास सेकंड मीडियम का इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम विच इज एयर।
ठीक है, तो आई कितना आ गया देखो यहां से, आई कितना आ गया, आर कितना आ गया, आर कितना आ गया है, आई बाई म्यू, आई बाई म्यू आ गया आर। इसको उठा के यहां डाल दो, डाल दिया, ठीक। जब इसको यहां डाला हमने तो डी कितना आएगा, यहां से आई कॉमन आ जाएगा, देखो d इज इक्वल टू स्मॉल एंगल के केस में t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू आई। ठीक है, क्या पता लगा इससे आपको, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। क्या मतलब, जितना ज्यादा थिकनेस होगी स्लैब की, शिफ्ट उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगी थिकनेस स्लैब की, शिफ्ट उतना ही ज्यादा होगा। d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। सब ऑब्जेक्टिव में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, शिफ्ट उतना ही ज्यादा होगा। और क्या, जितना ज्यादा म्यू होगा 1 अपॉन म्यू कम होगा, और 1 माइनस कम ज्यादा होगा। आया समझ में, म्यू अगर ज्यादा तो 1 अपॉन म्यू कम, और 1 से जब कम माइनस होगा तो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। 1 से कम वैल्यू को माइनस करोगे तो ही ना बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो म्यू ज्यादा होगा तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू भी ज्यादा होगा। तो म्यू ज्यादा तो डी ज्यादा। म्यू ज्यादा मतलब जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब म्यू क्या है, म्यू यहां अगर सराउंडिंग मीडियम का इंडेक्स बदल जाए, एयर की जगह कुछ और आ जाए, तो क्या हो जाएगा, जो ये मीडियम है ग्लास अपॉन दैट सराउंडिंग मीडियम, तब ये 1 से बड़ा हो जाएगा। तब ये 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़ा हो गया तो म्यू छोटा हो जाएगा। इसका इंडेक्स तो फिक्स है। सराउंड इस स्लैब को तुमने पानी में डुबो दिया, इस स्लैब को पानी में डुबो दिया तो सराउंडिंग का इंडेक्स बढ़ गया, ये बढ़ गया, अब 1 से बढ़ गया तो म्यू कम हो गया, और म्यू कम हो गया तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, 1 अपॉन म्यू कम हो गया तो 1 अपॉन म्यू ज्यादा हो गया, पहले से ज्यादा हो गया जब वो हवा में थी स्लैब, और 1 माइनस ज्यादा कम, शिफ्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा शिफ्ट ग्लास स्लैब कहां देगी, एयर या वैक्यूम में। कोई भी मीडियम सबसे ज्यादा शिफ्ट कहां देगा, एयर या वैक्यूम में। उसको किसी मीडियम में डाल दोगे तो शिफ्ट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो मीडियम के इंडेक्स पे डिपेंड करता है इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, ये जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, ये शिफ्ट उतना ही ज्यादा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा, शिफ्ट उतना ही ज्यादा होगा। थिकनेस जितना ज्यादा होगी, शिफ्ट उतना ही ज्यादा होगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगली क्लास में हमारा रिफ्रैक्शन अभी कंटिन्यूड है। अगली क्लास में हम प्लेन सरफेस से पहले सिंगल स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन देखेंगे, उसका न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन एंड न्यूमेरिकल को करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में हमारी ये 2 चीज़ें होंगी। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं।